हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम रियल सीक्वेंस के फंडामेंटल्स पर बात कर चुके हैं और साथ ही साथ यह भी सीख चुके हैं कि सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, रेंज सेट कैसे बनता है, ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। इसके साथ ही हमने यह भी सीख लिया था कि सब सीक्वेंस किसे कहा जाए, उपानुक्रम का क्या अर्थ होगा, कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से किस तरह से हम सब सीक्वेंस का निर्माण करते हैं। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीक्वेंस की बाउंडेडनेस पर बात करेंगे। देखिए, बाउंडेडनेस को समझने के लिए हमें किन किन बातों को समझना है। हमें समझना होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम का क्या अर्थ है, यह हमें समझना होता है। नीचे से परिबद्ध का क्या अर्थ है, यह भी समझना होता है। उसके बाद फिर हम इस बात पर आ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहा जाए। राइट, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस का क्या मतलब है। आप लोगों ने सेट थ्योरी के अंदर जरूर पढ़ा हुआ है कि किसी भी सेट को बाउंडेड सेट कब कहा जाए, बाउंडेड अबव कब कहा जाए, बाउंडेड बिलो कब कहा जाए, ये सब आपने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है। अब हमें इस चीज को काम में लेना है सीक्वेंस की थ्योरी पर। तो सीक्वेंस की थ्योरी में भी कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आपने सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है। यहां पर आप यूं समझ करके चलें कि जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का जो रेंज सेट बनता है, रेंज सेट पर सेट थ्योरी के कंसेप्ट काम करते हैं क्योंकि वो एक सेट है। राइट, और उन्हीं के आधार पर हम सीक्वेंस के कंसेप्ट्स को भी समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं f फ्रॉम n टू r सच दैट fn इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं सुविधा के लिए fn की जो वैल्यू है वो xn है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आप सीख चुके हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन निश्चित रूप से सीक्वेंस बन चुका है क्योंकि इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर का सेट है और को डोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है, इसलिए रियल सीक्वेंस बन चुका है। अब ये जो रियल सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव कब होगा, इस बात को समझने के लिए आपको इसकी इस डेफिनेशन को समझना है कि यदि ऐसा हो जाए, इफ देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r, ऐसा कोई रियल नंबर हमें मिले जिससे कि जितने भी xn हैं, जितनी भी इसकी टर्म्स हैं, ऑल xn आर लेस देन इक्वल टू k, वो सभी xn k से छोटे हों या k के बराबर हों, यदि ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है। अब यहां समझने की बात यह आती है कि बाउंडेड अबव वर्ड क्यों यूज किया गया, ऊपर से परिबद्ध क्यों कहा गया। देखिए, उसके लिए एक सिंपल सी बात आप समझें कि यदि कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उसकी जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स को यदि नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए, चूंकि ये रियल सीक्वेंस है तो सारी टर्म्स रियल नंबर हैं, तो हम नंबर लाइन पर यदि उन्हें प्लॉट करें तो वो नंबर लाइन पर प्लॉट करते समय ये के उसे राइट साइड से बाउंड करेगा। राइट साइड से बाउंड करने का मतलब ये इसे प्लस इंफिनिटी की तरफ नहीं जाने देगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने से रोकेगा। इसी को हम बाउंडेडनेस कहते हैं। तो चूंकि ऊपर की तरफ से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने से रोकेगा, इसलिए बाउंडेड अबव बोल देते हैं। मैं आपको नंबर लाइन पर बना करके भी बता देता हूं। ये नंबर लाइन मैंने ली, मैंने यहां बोला है देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r, तो मैं इस जगह पर मान लेता हूं कि यहां पर मेरे पास कोई नंबर है और वो k है। तो फिर आप सोचिए इस इनइक्वालिटी के कारण क्या होगा। इस इनइक्वालिटी के कारण यह होगा कि जितनी भी xn है, x1 x2 x3 x4, जितनी भी टर्म्स सीक्वेंस के अंदर मौजूद है, उन्हें यदि प्लॉट किया जाए तो वो सारी टर्म्स इस k के पीछे की तरफ ही प्लॉट होंगी, कोई भी टर्म आगे की तरफ प्लॉट नहीं हो पाएंगी क्योंकि जितनी भी टर्म्स हैं वो सब k से छोटी हैं या k के बराबर है। तो आप देखिए ना, आपको खुद को नजर आएगा कि ये सीक्वेंस की टर्म्स प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने से बाउंड हो गई हैं। तो जिस सीक्वेंस की टर्म्स प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने से बाउंड हो जाए वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। कितना आसान काम हो गया है, कितनी इजीली हम इसे समझ सकते हैं, बेहद आसानी से समझा जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल भी हम कंसीडर कर लेते हैं। इसका एग्जांपल के रूप में यदि मैं ये कंसीडर कर लूं कि मैंने कोई xn लिया और इसके xn की जो वैल्यू है मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि -n+2 है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास है। अब सोचिए इसकी टर्म्स क्या होंगी, आप जरा इसकी टर्म्स बना करके देखिए। हम सबसे पहले स्मॉल n की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 लिखने पर ये +2 -1 होकर के +1 हो रहा होगा।
फिर आप इसमें n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये -2 + 2 होकर के 0 हो रहा होगा। फिर n की वैल्यू 3 लिखेंगे तो -3 + 1 होकर -1 हो रहा होगा। फिर आप रखते जाइए तो आपको -2 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा, और इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। अब सोचिए कि इस सीक्वेंस को यदि नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए तो व्हाट हैपेंड, ये किस तरह से प्लॉट होगा। इसका पहला पॉइंट 1 पर प्लॉट होगा, मैं यहां पर 1 मान लेता हूं, राइट। दूसरा पॉइंट 0 पर प्लॉट होगा, 0 इसके पीछे होना चाहिए तो यहां पर प्लॉट हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है -1 पर प्लॉट होगा, यहां पर प्लॉट हो जाएगा। ऐसे ही -2 पर प्लॉट होगा। फिर इस तरीके से आप प्लॉट करते जाएंगे और आप फील कर सकेंगे कि इसके आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स इस -इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, नेगेटिव साइड में प्लॉट होंगी, इस तरफ ही प्लॉट होंगी। कोई भी टर्म उस तरफ 1 के आगे नहीं जाएगी, बस यहीं पर हमें बाउंड मिल जाएगा। ये 1 इसे बाउंड कर रहा है, +इन्फिनिटी की तरफ जाने से रोक रहा है, ये 1 इसका अपर बाउंड बन जाएगा। मैंने एक नई टर्म और इसमें इंट्रोड्यूस कर दी है, जो रियल नंबर सीक्वेंस की टर्म्स को ऊपर की तरफ जाने से रोक दे वो अपर बाउंड है। और यदि हमें अपर बाउंड मिल जाए तो वो इस इनइक्वालिटी को शो करेगा, राइट। और जो इस इनइक्वालिटी को शो करने लग जाए, जिस सीक्वेंस में ये इनइक्वालिटी हमें मिल जाए, वो बाउंडेड अबोव सीक्वेंस हो जाएगा। कितना सीधा काम है, प्रैक्टिकली फील करना है तो नंबर लाइन इज द बेस्ट वे। नंबर लाइन सबसे अच्छा तरीका है सीक्वेंस की बाउंडेडनेस को समझने के लिए, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही मैंने आपको बाउंडेड अबोव समझाया है, आप बाउंडेड बिलो अपने आप समझने लगेंगे, राइट। फिर भी मैं एक बार बाउंडेड बिलो भी आपको समझा देता हूं क्विकली, हम उसको भी एक बार फटाफट से ओवरव्यू कर लेते हैं, राइट। देखिए, तो देखिए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस के अंदर सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ इनइक्वालिटी में चेंज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आप तो समझ ही चुके हैं। बाउंडेड अबव में हमने कहा था कि कोई कैपिटल के ऐसा हमें मिलेगा जो ऊपर की तरफ +इन्फिनिटी की तरफ जाने से रोकेगा, तो सारी टर्म्स के पीछे रहेंगी। xn ≤ k था अबव के अंदर, बाउंडेड अबव में। बाउंडेड बिलो में उल्टा हो जाना चाहिए ना, क्या हो जाना चाहिए, कोई नंबर ऐसा मिलना चाहिए, कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो नीचे की तरफ जाने से रोक दे। अब सोचो नंबर लाइन पर कोई अगर नीचे की तरफ जाने से रोकेगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाने से रोकेगा, तो सारी टर्म्स को वो इधर बना के रखेगा, और इधर बना करके रखेगा तो इनइक्वालिटी जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी। बस वही मैंने किया है, वही सारी डेफिनेशन है, सब कुछ वही है, सिर्फ हमने अब की बार इनइक्वालिटी बदल दी है। इनइक्वालिटी को हमने लिख दिया है xn > k'। मैंने मान लिया है कि ये k' ऐसा नंबर मुझे मिला, और इस नंबर ने इसको नीचे की तरफ जाने से रोक दिया। नंबर लाइन पर भी इस बात को थोड़ा सा फील कर लेते हैं, कैसे होगा ये सब। ये मेरे पास नंबर लाइन है और यहां पर मुझे कोई k' मिलेगा, और ये k' इसे -इन्फिनिटी की तरफ जाने से रोकेगा, मतलब सारे पदों को इधर बना करके रखेगा। तो इधर अगर बना करके रखेगा तो सारी टर्म्स इधर प्लॉट हो जाएंगी और इधर प्लॉट हो जाएंगी, तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बन जाएगा, ऐसा सीक्वेंस जो नीचे की तरफ से परिबद्ध है। यहां तक ये बात आराम से हमें समझ में आ जाती है। हम इसके एग्जाम्पल्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यदि मैं कोई एग्जाम्पल आपसे कहूं कि मुझे एक एग्जाम्पल मैंने इस तरह से लिया, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं, xn = सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, n+2 ले लिया। सोचिए जब आप n+2 लेंगे तो व्हाट हैपेंड, क्या होगा, इसकी टर्म्स बना करके देखिए। पहली जो टर्म बनेगी n = 1 रखिए तो पहली टर्म 3 बनेगी, फिर और रखते चले जाइए तो आपको 3 के बाद फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, और इस तरीके से ये सीक्वेंस मिलेगा। इसे नंबर लाइन पर अब जब आप प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि इस जगह पर 3 है, राइट, तो पहला नंबर यहां प्लॉट हो जाएगा, फिर 4 है तो 4 यहां प्लॉट हो जाएगा, फिर 5 प्लॉट हो जाएगा, फिर 6 प्लॉट हो जाएगा, फिर आगे की तरफ नंबर्स प्लॉट होते चले जाएंगे, सारे नंबर इस तरफ ही चले जाएंगे, इधर से रुक जाएंगे, तो ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों बहुत अच्छे से ब्रेन के अंदर फील हो जाने चाहिए कि हम किस तरह से सीक्वेंस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है। यहां तक की बात समझ में आ जाती है। फिर यहां पर हम अब जैसे हमने बाउंडेड अबव सीक्वेंस के अंदर अपर बाउंड की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस के अंदर हम लोअर बाउंड की बात कर सकते हैं। देखिए जब ये नंबर हमें मिलता है जो रोक रहा है सीक्वेंस को पीछे जाने से, हम इसी को लोअर बाउंड कहते हैं। ये जो अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन पर हम अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल हम बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो के आधार पर, ये जो दो हमने बाउंडेडनेस बताई है अबव साइड से और बिलो साइड से, इनके आधार पर बाउंडेड सीक्वेंस को कैसे समझ सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई सीक्वेंस अबव साइड से भी बाउंड हो जाए, ऊपर की तरफ जाने से भी रुक जाए, आप मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझते जा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं उसका, और नीचे की तरफ जाने से भी रुक जाए, तो वो दोनों तरफ ही, मतलब दोनों तरफ से मेरा मतलब है प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने से भी रुक गया, नहीं गया, प्लस इंफिनिटी तक नंबर प्लॉट नहीं हुए, टर्म्स प्लॉट नहीं हुई, राइट, और माइनस इंफिनिटी की तरफ जाने से भी रुक गया। यदि ऐसा हो जाए तो फिर वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर अब हम ये बात बेहद आसानी से समझ जाएंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस को मानेंगे जिसमें हमें इस प्रकार का के डैश भी मिल रहा हो और साथ ही साथ जो बाउंडेड अबव सीक्वेंस में के हमें मिला था वो के भी हमें मिल रहा हो, राइट। तो जब के और के डैश दोनों ही हमें मिल जाते हैं तो उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ये बात बेहद आसानी से समझ में आ जाती है। मैं आपको बाउंडेड सीक्वेंस का एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, माना कि मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं बाउंडेड सीक्वेंस को समझाने के लिए। मान लेते हैं कि मैंने एक एक्सन कंसीडर किया और इसमें जो एक्सन की वैल्यू है वो 1/n के द्वारा दी गई है, राइट। मतलब जो nth टर्म है वो 1/n से रिप्रेजेंटेड है। जब आप इसकी टर्म्स लिखेंगे व्हाट हैपन, आप जरा इसकी टर्म्स लिख करके देखिए। जब हम इसकी टर्म्स लिखेंगे n बराबर 1 रखिए, फर्स्ट टर्म 1 प्लॉट होगी, सेकंड टर्म 1, इसमें 2 रखिए n की जगह पर तो 1/2 प्लॉट होगी, फिर 1/3 हो जाएगी, फिर 1/4 हो जाएगी। इस तरीके से ये टर्म्स आपको मिल जाएंगी, ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं। इन सारी टर्म्स को नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर हम प्लॉट करें तो क्या होगा। देखिए, ये मैंने रियल नंबर लाइन ले ली है। मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि यहां 0 है और यहां पर 1 है, ऐसा मैंने मान लिया। प्लॉट करना शुरू करते हैं। 1 इज द फर्स्ट टर्म, प्लॉट करते हैं। 1 यहां है तो ये यहां प्लॉट हो जाएगी, मैं मार्क कर देता हूं, राइट। 1/2, मैं 1/2 को इनके बीच में यहां मार्क करूंगा तो ये 1/2 यहां पर मार्क हो जाएगा, राइट। फिर 1/3 यहां कहीं पर मार्क हो जाएगा, फिर 1/4, फिर वो यहां कहीं पर मार्क हो जाएगा। अब विचार कीजिए, दिमाग लगाइए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बाउंडेड सीक्वेंस को समझने के लिए। आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, कितनी भी बढ़ा दें, कितनी भी बड़ी n की वैल्यू रख दें, ये पॉजिटिव टर्म बनेगी हमेशा, राइट। और ये टर्म 0 की तरफ जा रही होगी। जितना आप n को इंक्रीज करेंगे, जितनी n की वैल्यू बड़ी लेंगे, उतना ही 1/n छोटा हो जाएगा, उतना ही 1/n 0 के नजदीक पहुंच जाएगा। तो हम ये पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है इसकी सारी की सारी टर्म्स 0 की तरफ अप्रोच करने लग जाएंगी। इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस 0 पर अप्रोच करने लग जाएगा। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं कि ये 0 पर अप्रोच कर रहा है। कोई भी टर्म नेगेटिव साइड में नहीं आ सकती, कोई भी टर्म इसकी 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड में नहीं मिल सकती, कोई भी टर्म 1 के आगे नहीं मिल सकती। क्लियर? तो हमें मिल गया ना, ये वाली वैल्यू के डैश हो गई और ये वाली वैल्यू के हो गई। ऐसा के मिल गया जिसने प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने से रोक दिया, ऐसा के डैश भी मिल गया जिसने माइनस इंफिनिटी की तरफ जाने से रोक दिया। तो फिर ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। ये बाउंडेड सीक्वेंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नंबर लाइन पर देख लें कि वो दोनों साइड से बाउंड हो जाना चाहिए। अब जब हमने बाउंडेड सीक्वेंस पर बात की है तो हम अनबाउंडेड सीक्वेंस पर भी बात कर सकते हैं। अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे कहा जाए? बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। अनबाउंडेड सीक्वेंस वो है जो बाउंडेड नहीं हुआ। ध्यान रखना, बाउंडेड मतलब दोनों तरफ से बाउंड। जो दोनों तरफ से बाउंड नहीं होगा वो अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। बाउंडेड होने के लिए दोनों तरफ से बाउंड होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो सीक्वेंस अनबाउंडेड है। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। हम बाउंडेड सीक्वेंस समझ गए हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस भी समझ गए हैं, वन साइड बाउंडनेस भी समझ गए हैं, अबोव साइड और बिलो साइड भी समझ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपर बाउंड्स की और लोअर बाउंड्स की, और उन्हीं की हेल्प से समझ लेते हैं कि सुप्रीमम किसे कहा जाए, इन्फीमम किसे कहा जाए। सेट थ्योरी में तो आपने पढ़ा हुआ है ना, सुप्रीमम इन्फीमम। यहां भी सुप्रीमम और इन्फीमम की थ्योरी काम करेगी। वो थ्योरी भी हम सीक्वेंस पर समझ लेते हैं। देखिए, सुप्रीमम और इन्फीमम,
तो देखिए सुप्रीमम और इन्फीमम के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रॉपरली समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स पर वेल सेटल्ड तरीके से हम उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लें। जब हमें अपर बाउंड लोअर बाउंड अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर सुप्रीमम इन्फीमम को समझने में देर नहीं लगेगी। देखिए हम क्या करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड को समझने के लिए कोई एक सुटेबल एग्जांपल ले लेते हैं और समझना शुरू करते हैं। देखिए मैं मान लूं कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया था वो कंसीडर कर लिया है। जब आप इसकी टर्म्स पर बात करेंगे तो इसकी जो टर्म्स बनेंगी वो 1, 1/2, 1/3, 1/4 लाइक दैट, इस तरीके से बनेंगी। ये इसकी टर्म्स है। और इन टर्म्स को जब आप यहां नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, नंबर लाइन पर जब हम प्लॉट करेंगे तो ये टर्म 1 पर प्लॉट होगी, उसके बाद फिर 1/2 पर प्लॉट होगी, यहां पर 1/2 पर, इसके बाद फिर 1/3 पर प्लॉट होगी, फिर 1/4 पर होगी, और फिर इसी तरीके से जो है हमें ये टर्म्स आगे से आगे मिलती चली जाएंगी। फिर अब देखिए ये जो 1 है, ये 1 इसका अपर बाउंड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जितने भी xn हैं वो सारे ही xn छोटे हैं या बराबर हैं किससे? 1 से, राइट? छोटे हैं या बराबर हैं, राइट? अब इस बात को यूं समझिए कि इसी सेंटेंस को मैं यदि इस तरह से लिख दूं कि जो xn है, कोई भी xn 1 से बड़ा नहीं है, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें मैंने बोला कि जितने xn हैं वो x से छोटे हैं या बराबर हैं, इसमें मैंने बोला कि जितने भी xn हैं वो उनमें से कोई भी xn 1 से बड़ा नहीं है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है हमें। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n हम लिख देते हैं। फिर देखिए अब जब ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो अपर बाउंड को समझना बेहद आसान हो जाता है। कोई भी xn 1 से बड़ा नहीं है। इस बात को मैं यूं कह सकता हूं कि यदि मैं 1 की तरफ से देखूं, ध्यान से समझिएगा, यहां 1 है, 1 की तरफ से देखूं तो जितने भी मुझे ये पॉइंट्स प्लॉट नजर आएंगे ना, ब्लैक कलर के जो पॉइंट्स हैं, सीक्वेंस के जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मुझे जो नजर आएंगे वो इस साइड में नजर आएंगे। 1 यहां नजर आएगा। 1 ये कह सकता है, हम 1 को यो मान लेते हैं कि वो लाइव है, वो बोल सकता है, तो 1 यह बोल सकता है कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म मुझसे बड़ी नहीं है, राइट? अगर वो ऐसा बोल सकता है तो फिर वो अपर बाउंड है। बात बिल्कुल सही है। सीक्वेंस की कोई भी टर्म मुझसे बड़ी नहीं है, ये बात कौन बोल सकता है? 1 बोल सकता है। विचार करो ना, यदि 1 बोल सकता है तो फिर 2 भी तो ये बात बोल सकता है। इस नंबर लाइन पर 2 ऐसा नंबर है जो ये कह सकता है कि सीक्वेंस के पास मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि सीक्वेंस के पास कुछ भी मुझसे बड़ा नहीं है तो फिर मैं अपर बाउंड हूं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि 1 अपर बाउंड बनेगा तो इस कंडीशन के कारण 1 से बड़े जितने भी नंबर रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, ध्यान दें हम यहां 2 चीजों की बातें कर रहे हैं। एक तो हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, एक हम सीक्वेंस की टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 1 से बड़े ऐसे बहुत सारे नंबर्स मौजूद होंगे, ऐसे रियल नंबर्स मौजूद होंगे जो अपर बाउंड बन जाएंगे, यह कहते हुए कि हमसे बड़ा उस सीक्वेंस में कोई भी नहीं है। वेरी क्लियर, बिल्कुल आराम से समझ में आएगी बात। तो 1 अपर बाउंड है। 1 के बाद यहां जितने भी इस ब्लू कलर की लाइन पर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, ब्लू कलर की लाइन पर जितने भी रियल नंबर मिल रहे हैं वो सभी रियल नंबर इसके अपर बाउंड बन जाएंगे, क्योंकि वो सभी इस सीक्वेंस के राइट साइड में है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स के राइट साइड में है। बिल्कुल ठीक है। अब यही बात आप लोअर बाउंड पर समझो। जब हम इसका लोअर बाउंड निकालेंगे, इसकी टर्म्स को प्लॉट करेंगे तो ये टर्म्स 0 की तरफ जा रही होंगी, यहां कहीं पर 0 होगा। तो सीक्वेंस की जो टर्म्स है मैंने ब्लैक कलर से शो कर रखी हैं, तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस 0 के इस तरफ रह जाएंगी। यदि उधर की तरफ रह जाएंगी तो फिर हम 0 के बारे में क्या कह सकते हैं? ऐसी ही कंडीशन हम 0 के बारे में बना सकते हैं कि जितने भी xn हैं वो सभी बड़े हैं या बराबर हैं किससे? 0 से। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहां हम कह सकते हैं कि जो xn है वो छोटे नहीं हैं किससे? 0 से। हैविंग द सेम मीनिंग, दोनों बातें एक ही हैं, लिखने के 2 तरीके हैं, लेकिन समझने के लिहाज से ये नीचे वाली लाइन हमें ज्यादा सपोर्ट करती है कि जितने भी पद हैं वो 0 से छोटे नहीं है, राइट? तो 0 कह सकता है कि भाई
इस सीक्वेंस में जितने भी पद हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, वो सारी टर्म्स मुझसे बड़ी हैं। तो फिर जीरो के पीछे बहुत सारे रियल नंबर हैं भाई, यहां -1 है, रियल नंबर बोल रहा हूं मैं, सीक्वेंस की टर्म नहीं। ये ब्लू कलर की लाइन जो मैंने बनाई है ये रियल नंबर है। ये सारे रियल नंबर इंडिकेट करेंगे कि सीक्वेंस की टर्म्स हमसे बड़ी हैं, हम छोटे हैं। तो जो छोटा है वो लोअर बाउंड है, बिल्कुल ठीक है। और जो बड़ा रियल नंबर है वो अपर बाउंड है। तो बड़े रियल नंबर इस ब्लू लाइन पर हैं, कितने नंबर होंगे ब्लू लाइन पर, इस 1 के इधर कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स इसके अपर बाउंड्स बन जाएंगे। और ऐसे ही इस 0 के इधर जितने भी ब्लू लाइन पर रियल नंबर हैं वो सभी इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, मैंने बहुत ही दिल से इस बात को आपको समझाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये समझने में आसानी रहे कि अपर बाउंड जब कोई हमें मिल जाता है तो उससे बड़े जितने नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वो भी अपर बाउंड बन जाते हैं। जब कोई लोअर बाउंड मिल जाता है तो उससे छोटे जितने रियल नंबर होते हैं वो भी लोअर बाउंड्स बन जाते हैं। इसलिए लोअर बाउंड्स की संख्या भी इनफिनाइट होती है, बहुत सारे होते हैं, और अपर बाउंड्स की संख्या भी इनफिनाइट होती है। यहीं से जनरेट होता है सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट। देखो, जब हम ये कह रहे हैं कि इस ब्लू लाइन पर इधर अपर बाउंड्स हैं, तो इन अपर बाउंड्स में से सबसे बड़ा अपर बाउंड सेलेक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, राइट। देखिए, अब जब हम उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उन अपर बाउंड्स में से हम सबसे छोटा अपर बाउंड इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसके आगे जितनी रियल नंबर है सब, इससे बड़े जितने भी रियल नंबर हैं सब अपर बाउंड्स हैं, और सबसे बड़ा अपर बाउंड हम नहीं ढूंढ सकते, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड हम ढूंढ सकते हैं। तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो सुप्रीमम है। अब यही बात आप यहां सोचिए, ये मेरे पास लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड के पीछे जितने रियल नंबर हैं सब लोअर बाउंड्स हैं, तो मैं पीछे की तरफ जाकर सबसे छोटा लोअर बाउंड नहीं ढूंढ सकता, राइट। लेकिन इन छोटे लोअर बाउंड्स में से मैं सबसे बड़ा लोअर बाउंड फिक्स कर सकता हूं कि ये लोअर बाउंड सबसे बड़ा है, इसके इधर ब्लू लाइन पर जितने भी रियल नंबर हैं वो सब लोअर बाउंड्स हैं, और वो सब इससे ज्यादा छोटे हैं, और उनमें सबसे छोटा नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा फिक्स किया जा सकता है। ये ही थ्योरी है सुप्रीमम और इन्फीमम की। जब हम अपर बाउंड्स में से लोएस्ट सेलेक्ट करते हैं, अपर बाउंड्स में से लोएस्ट अपर बाउंड सेलेक्ट करते हैं, अपर बाउंड, तो ये बनता है सुप्रीमम। क्लियर। और इधर की तरफ जितने लोअर बाउंड्स हैं इनमें से हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेलेक्ट करते हैं, तो ये बनता है इन्फीमम। ये इन्फीमम बन जाता है, राइट। अब ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा ऊपरी परिबंध, देखो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर इधर लोअर बाउंड्स होंगे, इधर अपर बाउंड्स होंगे। इन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड छांटना है, और इन अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड हमें छांटना है, बस वो ही सुप्रीमम और इन्फीमम बनेंगे। यही इसकी थ्योरी है, यही इसका कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, लोएस्ट अपर बाउंड इज सुप्रीमम एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इन्फीमम। अब बारी है एग्जांपल्स की, तो इस पर हम वेरियस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उन एग्जांपल्स को हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।